तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। पिछले क्लास हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को पढ़ा था, डिटर्मिनेंट की काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा, जैसे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास देखा था। उससे पहले हम लोगों ने ये समझा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट को हम लोग किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं या उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास किया। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहले प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ हम लोग प्रॉपर्टीज को कुछ एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी समझने के लिए सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बना लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक डिटरमिनेंट है, ए बी सी पी क्यू आर और 0 0 0, और आपसे पूछा जाए कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड करके तो हम लोग पता कर ही सकते हैं, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो विदाउट एक्सपेंडिंग जब भी क्वेश्चन को कहा जाए या डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने को कहा जाए, तो हम लोग वहाँ पे प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। इस डिटरमिनेंट को मान लेते हैं डेल्टा 1। एक और डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम लोग डेल्टा 2। यहाँ देखते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 2 3 4 2 3 4 0 0 0 और 1 2 1 2 5। ठीक, ये दूसरा डिटरमिनेंट हुआ। तो इन दोनों डिटरमिनेंट में अगर हम लोग गौर करते हैं तो हम लोगों को दिखेगा कि पहले डिटरमिनेंट में डेल्टा 1 में, इस डिटरमिनेंट में कॉलम 3 का सारा एलिमेंट, कॉलम 3 में जितने सारे भी एलिमेंट है, सारा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, डेल 1 का जो वैल्यू आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आएगा वो 0 होगा। यहाँ पर डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट में रो 2 के सारे एलिमेंट का वैल्यू क्या है, 0 है। तो डेल्टा 2 का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट आप लोगों को अगर 0 दिख रहा है, किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में जितने भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट अगर 0 है, तो हम लोग कहेंगे कि उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये बात, ये पॉइंट नंबर 1, ये पहला प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट का। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज को देखते हैं, दूसरे प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2 में लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये एक डिटरमिनेंट है, ए बी सी पी क्यू आर और फिर ए बी सी। और एक और डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग कि डेल्टा 1 मान लेते हैं, ये डेल्टा 1 है। और एक डेल्टा 2 लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर लेते हैं कोई नंबर ले लेते हैं, चलो 1 2 3 0 1 5 और 1 2 3। तो यहाँ पर और एक और डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम लोग डेल्टा 3। यहाँ पर 1 4 7 3 2 5 और 3 2 5। ठीक, इन तीनों डिटरमिनेंट में अगर हम लोग गौर करते हैं, तो पहले डिटरमिनेंट में हम लोगों को दिख रहा है, इस डिटरमिनेंट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इस डेल्टा 1 में क्या है कि पहला कॉलम या पहले रो में ए बी सी है और तीसरे रो में भी ए बी सी है। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस डिटरमिनेंट के बारे में अगर बात करते हैं, तो पहले रो का वैल्यू 1 2 3 है और तीसरे रो का वैल्यू 1 2 3 है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। तीसरे डिटरमिनेंट में अगर हम लोग गौर करते हैं, तो कॉलम 3 और कॉलम 2 और कॉलम 3 का वैल्यू क्या है, इक्वल है, सेम है। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर से अगर किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, सेम हो, तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर किसी, फिर से कहते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या कि दो कॉलम के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज को समझा। पहले प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो में सारे एलिमेंट 0 हो
या किसी एक डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट का वैल्यू 0 है, या कोई रो ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट का वैल्यू 0 है, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, कोई भी दो रो, या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज को देखा। तो हम लोग आगे चलते हैं और थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तीसरे प्रॉपर्टीज हम लोग ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट है। चलो डिटर्मिनेंट का नाम रख देते हैं ए, कुछ इस तरीके का a 0 0 0 b 0, या इसे हम लोग कर लेते हैं p। ठीक है, ये p ले लेते हैं, फिर से इसे लिख लेते हैं ये है p। ठीक, और फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि q r c। ठीक, और एक और डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ये दूसरा डिटरमिनेंट लेते हैं हम लोग और इसके एलिमेंट को कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि a b c 1 2 3 0 0 0। ठीक, इस सी को थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, सी को यहाँ लिख लेते हैं। अब इन दोनों डिटरमिनेंट में गौर करो, क्या दिख रहा है कि पहले यहाँ पर ये समझ लो, ये डायगोनल जो होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये डायगोनल जो दिख रहा है ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसी तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पर भी है, ए बी सी। वैल्यू जरूरी नहीं है, बस इस डायगोनल को कहते हैं हम लोग क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का है, तो इसे इस डायगोनल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक, यहाँ पे कहना क्या है या कौन से प्रॉपर्टीज को हम लोगों को यहाँ समझना है? तो समझने वाली ये बात है बच्चों कि अगर आप इस मैट्रिक्स पे गौर करो तो इस डिटर्मिनेंट पे अगर गौर करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, इन तीनों का वैल्यू क्या है? 0 0 0। इसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट में अगर गौर करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो भी वैल्यू है उन तीनों एलिमेंट का वैल्यू क्या है? 0 है। दिख रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 0 और 0। ठीक है, तीनों वैल्यू क्या है? 0 है। ऐसे केस में, ऐसे हालात में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? देखो, तो ऐसे केस में जब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है सबका वैल्यू 0, या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी वैल्यू है जितने भी एलिमेंट है सबका वैल्यू 0, तो ऐसे में डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, उसका आंसर होगा ए बी सी। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा? ए बी सी। ठीक है, बात समझ में आई? तो तीसरे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या समझा कि अगर एक डिटर्मिनेंट आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए कि उस डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 है, या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट का वैल्यू अगर 0 हो, तो हम लोग क्या कहेंगे? उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट यूज किया गया है उन सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं और फोर्थ प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी को देखने के लिए समझना हम लोग को, चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज में ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक, नंबर ले लेते हैं 1 2 3 P Q R X Y Z। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग करते ये हैं कि इस डिटर्मिनेंट जो भी रो है उस रो को कॉलम बना लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ये पहला रो है। ठीक, इस पहले रो को हम लोग कॉलम बना देते हैं, डिटरमिनेंट तैयार कर रहे हैं इस तरीके से, और इसमें पहला कॉलम जो लिखेंगे 1 2 3। मतलब क्या हुआ? इस डिटरमिनेंट के पहले रो को हम लोगों ने इस डिटरमिनेंट का पहला कॉलम बना दिया। ओके, अब बात करते हैं ये दूसरा रो, दिख रहा है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर को हम लोग जो नया डिटरमिनेंट तैयार करने जा रहे हैं उसका दूसरा कॉलम बना देते हैं पी क्यू आर। इसी तरीके से एक्स वाई जेड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। ठीक, अब ये डिटरमिनेंट एक तैयार हुआ हम लोग का। अब इन दोनों डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन है? तो जवाब है कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू
इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो आने वाला है इस डिटर्मिनेंट का, वही वैल्यू भी इस डिटर्मिनेंट का आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के सारे रो को कॉलम में बना दो, या यूं कहें कि अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 10 आने वाला है, मान लेते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी कितना आएगा, 10। इसका मतलब अगर इसका नाम हम लोग बी रखते हैं डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी होने वाला है। बात समझ में आई कि यहाँ पर हम लोगों ने फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या देखा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को, सारे के सारे रो को कॉलम बना दो या सारे के सारे कॉलम को रो बना दो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो था जू का तू रहेगा। चलिए अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तो 5वें नंबर प्रॉपर्टी को देखते हैं। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना कि क्या कहा जा रहा है इसमें। देखो बच्चों, अगर ध्यान दोगे तो सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी, अगर ध्यान नहीं दोगे तो शायद ही कुछ बात समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक डिटर्मिनेंट पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ए एक डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से 1 2 3, वही आइडिया, ए बी सी और एक्स वाई और जेड। ठीक, अब करना क्या है यहाँ पर समझो। यहाँ पर हम लोग करते ये है कि यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक, 3 रो है और 3 कॉलम है। आप यूं कर सकते हो, किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज करो। कौन से 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं? ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो हम लोग रो और रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे, या फिर आपकी मर्जी कॉलम कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो या किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा करते हैं तो फिर क्या होगा, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोगों को याद रखना है। तो मान लेते हैं यहाँ हम लोग रो 1 और रो 3 को आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो चेंज करके हम लोगों को क्या मिलने वाला ये देखते हैं। तो पहला जो रो है वो बनेगा एक्स वाई जेड, लेकिन दूसरे रो में तो कुछ चेंज नहीं होगा, ए बी सी, और नीचे क्या आएगा 1 2 3। ठीक, ये तो हम लोगों ने कर दिया। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या फर्क होगा या फर्क नहीं होगा, इसे हम लोग को याद रखना है। क्या रो और कॉलम को हम लोगों ने आपस में इंटरचेंज कर दिया, चलिए ठीक है कर दिए, लेकिन करने के बाद डिटर्मिनेंट के वैल्यू में क्या फर्क आने वाला है या फर्क नहीं आने वाला है, इसे याद रखना ज्यादा जरूरी है। या यूं कहें कि इसे ही याद रखना है। तो बच्चों याद रखना कि ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन का चेंज आएगा। अगर इस डिटर्मिनेंट के आगे पॉजिटिव है तो अगर आप ऐसा करते हो तो फिर इस डिटर्मिनेंट के आगे एक माइनस साइन आएगा। मतलब यूं कहे कि ये अगर डिटर्मिनेंट बी बना तो माइनस ये क्या होगा, बी इक्वल टू, यूं कह सकते हैं हम लोग कि बी इक्वल टू होगा माइनस ए। मतलब ए का वैल्यू जो आने वाला है उस वैल्यू को, ये जो डिटर्मिनेंट आप लोग को दिख रहा है ना, ये डिटर्मिनेंट ए, इसका जो भी वैल्यू आने वाला है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बी बनेगा। मतलब बी अगर हम लोग रो को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे एक बार, किसी 2 रो को आपस में हम लोगों ने चेंज किया या किसी 2 कॉलम को, याद रखना यहाँ पे वर्ड क्या है, रो और रो को अगर आपस में चेंज करते हैं तो एक बार माइनस साइन आएगा। फिर अगर हम लोग दूसरी बार रो और रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे फिर एक बार माइनस साइन आएगा। और अगर फिर करते हैं तो मतलब जितनी बार रो और रो को आपस में इंटरचेंज करोगे उतनी बार आगे भी माइनस आएगा, या जितनी बार 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे उतनी बार आगे माइनस आएगा। मतलब एक बार माइनस साइन हम लोग लेंगे। इसी तरीके से हम लोग और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल को। जैसे कि मान लेते हैं ये एक डिटर्मिनेंट है, नया डिटर्मिनेंट। ठीक, इसका वैल्यू लेते हैं हम लोग ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर करना ये चाहते हैं कि रो कॉलम और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। पहले कॉलम का नाम लिख लेते हैं हम लोग, ये कॉलम कौन सा है, ये C1 है, ये C2 है और यहाँ पर एक C3, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं ये C3 है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि चलो तीनों को नीचे लिख लेते हैं, C1 C2 और ये C3।
हम लोग ये चाहते हैं कि कॉलम कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, तो कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगा, कुछ नहीं, बस साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर हम लोग कॉलम और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, कौन सा दो कॉलम चेंज कर रहे हो, मान लेते हैं हम लोग C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, PQY बिकॉज ये कॉलम 2 था, और APX बिकॉज ये कॉलम 1 था, और CRZ ये वैसे ही रहेगा। तो ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, बाहर में एक माइनस आएगा। ठीक, अब ऐसा कर लेते हैं कि अब इसी में और हम लोग चेंज कर लेते हैं। करते ये है कि रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इसके मतलब ये रो और ये रो में आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो करने से फिर क्या होगा, चलो देख लेते हैं। तो पहले हम लोग रो 2 को वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि रो 2 को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और रो 1 क्या बनेगा, YXZ, और रो 3 क्या बनेगा, BAC। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो फिर एक और बाहर माइनस जाएगा, और ये दोनों माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस ये दोनों माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और प्लस ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा। तो आई होप कि बच्चों ये कंसेप्ट आप लोगों ने समझा कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो को आपस में इंटरचेंज करोगे तो बाहर में एक माइनस देना पड़ेगा, अगर एक और बार करोगे तो फिर एक माइनस देना पड़ेगा, तो मतलब वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से रो और रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, और कॉलम कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। 6 में क्या है, चलो इसको समझने के लिए फिर से वही काम, एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये ए एक डिटरमिनेंट है और इसका वैल्यू क्या है, एक मिनट, चलो ये ए एक डिटरमिनेंट है, और इसमें जो एलिमेंट यूज किए गए हैं वो कुछ इस तरीके से है, ABC PQR और XYZ। ठीक, अब बच्चों एक प्रॉपर्टी के मुताबिक हम लोग ये कर सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट में कितने रो और कितने कॉलम है। सभी जानते हैं कि इस डिटरमिनेंट में 3 रो और 3 कॉलम है। तो हम लोग किसी एक रो में किसी दूसरे रो को ऐड करना चाहते हैं, या किसी एक रो में किसी दूसरे या रो को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड करना, या हम ये चाहते हैं कि एक कॉलम में दूसरे कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो उस डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या फर्क आएगा, इन दोनों बातों को हम लोग समझते हैं इस प्रॉपर्टी में। बात समझ में आए कि हम लोग रो और रो को आपस में ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और कॉलम कॉलम को आपस में ऐड करना चाहते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है। इन दोनों सवालों का जवाब हम लोग इस प्रॉपर्टी में समझेंगे और उसे याद भी रखेंगे। चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि एक डिटरमिनेंट तैयार करते हैं, मान लेते हैं बी, और ये किस तरीके से तैयार हो रहा है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइड में कि हम लोग तैयार कर रहे हैं एक नया कॉलम 1। इस तरीके से कॉलम 1 में हम लोग कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान बच्चों, कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड हो रहा है, और बना कौन से कॉलम को हम लोग बना रहे हैं एक नया कॉलम C1। तो यहाँ पर C1 है क्या, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक, अब नया कॉलम C1 तैयार हो रहा है। ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो C1 क्या बनेगा, A प्लस एक्स, ठीक, और B प्लस वाई, ये भी सही है, और C प्लस जेड। लेकिन बच्चों क्या कॉलम 2 को आपने चेंज किया, जवाब है नहीं। क्या कॉलम 3 को चेंज किया, नहीं, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉलम 1 तैयार किया। तो कॉलम 2 को हम लोग बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे जैसा वो था, PQR और XYZ। ठीक है, ऐसा तो हम लोगों ने किया। क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसे याद रखना कि हम लोग बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं अगर किसी प्रॉब्लम में हम लोगों को ऐसा करने की जरूरत महसूस हुई तो। अच्छा, इसके बाद इसका अंजाम क्या होगा, ये डिटरमिनेंट बी और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो याद रखना कि डिटरमिनेंट ए बी का वही वैल्यू आएगा जो डिटरमिनेंट ए का आने वाला था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 100 आने वाला था या 100 है,
तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 100 होगा। इससे इससे हम लोगों ने क्या समझा, क्या सबक हम लोगों ने हासिल किया? हम लोगों ने ये सबक लिया, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर डिटर्मिनेंट के रो और रो को आपस में ऐड करते हैं अंदर ही अंदर, या कॉलम और कॉलम को आपस में ऐड करेंगे अंदर ही अंदर, या यूं कहे कि आप रो और रो को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो अंदर ही अंदर, या कॉलम कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो अंदर ही अंदर, तो ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो था कल वो रहेगा आज। आई होप कि ये कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी शायद प्रॉपर्टी 7 था ना, ठीक है, जो भी हो 6 से 7। इस प्रॉपर्टी हम लोग क्या समझेंगे बच्चों? इस प्रॉपर्टी में हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट या उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है, ये हम लोग देखेंगे। पहली बात कि किसी डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट या किसी एक रो के सारे एलिमेंट या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो फिर ऐसा करने से डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू बनेगा वो क्या होगा, इसे हम लोग समझते हैं। तो चलिए इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं ये ए एक डिटर्मिनेंट है और इसमें जो एलिमेंट यूज किया गया वो कुछ यूं है, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ठीक है, ओके। अब हम ये चाहते हैं कि इस डिटर्मिनेंट को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो अगर हम लोग कोई नंबर मान लेते हैं 2 से इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट आप लोग जानते ही हो कि अगर a इक्वल टू बी है तो अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो क्या ये कंसेप्ट यहाँ यूज कर सकते हैं? तो जवाब बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वल टू के इस तरफ भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस तरफ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर ये एक 2 यहाँ भी ले लेते हैं, ओके। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि सवाल क्या है कि ये टू डिटर्मिनेंट के अंदर जा सकता है या नहीं। मतलब ये जो ये मॉड का साइन दिख रहा है आपको, ये 2 लाइन दिख रही है, क्या अंदर जा सकता है, या यूं कहें कि ये 2 अंदर जाके किस से मल्टीप्लाई करेगा। सवाल ये है कि अंदर जब जाएगा ये 2 तो किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। पहला सवाल, क्या ये सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स में करते थे? अगर नहीं तो फिर किसके साथ करेगा? तो जवाब है कि मैट्रिक्स के केस में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी नंबर अगर मैट्रिक्स के अंदर इंटर करता है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो आप। अगर किसी नंबर को डिटर्मिनेंट के अंदर भेजते हो या डिटर्मिनेंट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो नंबर किसी एक रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फिर से सुनो, ये 2 अंदर जाएगा, जाने के बाद 3 रो में से किसी एक रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, या ऑप्शन में और या आप ऐसा कर सकते हो कि उस 2 को किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस किसी एक रो या किसी एक कॉलम। तो इस यहाँ पर कहने का मकसद क्या, मतलब क्या है, इसे समझ लेते फिर से। तो कहना ये चाहता, कहने का मतलब ये है कि 2 को अंदर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से बच्चों, ध्यान से समझो। 2 को अंदर ले जा रहे हैं और हम पहले रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a 2b और 2c। बाकी क्या हाल क्या होगा, बाकी वैसे ही रहेगा जैसा कि वो पहले था, x y और z, ठीक। ये 2 है, ओके। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, बस इसे याद रखना है कि अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद कहा जाएगा। मान लेते किसी ने कहा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, चलो यहाँ पे पहले 2a लिख देते हैं। वो चाहता है कि मुझे कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करना है, करो, मना किसने किया। तो आप लिख सकते हो इसे 2a इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखोगे ध्यान से, पहला कॉलम बिल्कुल वही वैसे ही रहेगा apx, दूसरे कॉलम में क्या होगा 2b 2q और 2y,
और तीसरे कॉलम का हाल क्या रहेगा, जैसा जू का तू रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा। बच्चों यहाँ पे मामला आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आप किसी भी नंबर से डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, करो, कोई बात नहीं, लेकिन वो नंबर जब डिटर्मिनेंट के अंदर जाएगा, एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने की ख्वाहिश रखेगा और चाहेगा कि हम किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता है या फिर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता है। अब इसके आगे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसके ऊपर कि इस टू को हम लोग इस तरफ भी ला सकते हैं और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि a इक्वल टू 1/2 होगा और फिर ये क्या होगा, a p x 2b 2q और ये क्या होगा 2y, ठीक है। और ये क्या बनेगा c r z। आई होप कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, a p x 2b 2q 2y और c r z। ओके, जब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, तो कॉमन भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। इसी कंसेप्ट में हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इसे प्रॉपर्टी 7 में ही रखते हैं कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे 2 को कॉमन निकालें तो निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पर कॉलम 2 में हर नंबर के पास 2 है। तो जिस तरीके से बात समझो, जिस तरीके से आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल उसी के रिवर्स में सोचो कि उस कॉलम, किसी एक कॉलम या किसी एक रो में अगर कोई नंबर कॉमन है तो उस नंबर को कॉमन निकाल भी सकते हो। तो यहाँ से हम लोग 2 को अगर कॉमन निकालते हैं तो 2 बाहर आएगा ऊपर में, और 2 कैंसिल होने के बाद वापस हम लोगों को क्या मिलेगा, वही डिटर्मिनेंट मिलेगा जो पहले था। ठीक, तो मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट और कॉमन निकालने का कंसेप्ट आई होप कि आप लोगों ने समझा। ओके, तो बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर शायद 8 है ना, 8 के बारे में। यहाँ पर हम लोग कुछ और भी कंसेप्ट को देखते हैं। जैसे कि आप अगर चाहते हो, जैसे पहले एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं ना, डिटर्मिनेंट बना के देखते हैं। मान लो ये a एक डिटर्मिनेंट है, एलिमेंट लिख लेते हैं वही पुराना सा ए बी सी, ठीक है, पुराना है बहुत लेकिन काम का, पी क्यू आर, अरे यार ठीक से लिखा, और एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिया गया, ए बी सी पहला रो है, पी क्यू आर दूसरा रो है, और ए एक्स कम के ज़्यादा लग रहा ना, इसे थोड़ा सा इरेज करके फिर से लिख लेते हैं। आ गया x, ठीक है, चलो मान लो। तो यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है। अब यहाँ समझने वाले क्या है, हम लोग समझना हम लोगों को ये है कि मान लो कि हम लोग ये चाहते हैं कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना, कर सकते हैं। करने के बाद हम लोग ये चाहते हैं कि वो नया रो और नया कॉलम जो बना उसे हम लोग किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम में ऐड करना चाहते हैं। बात समझ में नहीं आई, चलिए फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई और ऐड करके दिखाता हूँ। जैसा कि मान लो किसी ने यूं किया, किसी के दिल में कुछ ख्याल आया और उसने अपने ख्याल का इजहार कुछ इस तरीके से किया, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा पढ़ा ले लेते हैं कि वो एक रो बना रहा है, रो 2। किस तरीके से बना रहा है कि रो 2 में ऐड कर रहा है, प्लस कर रहा है के एक नंबर, या के को 2 ले लेते, 2 इंटू R3। बात समझ में आई? क्या करना चाह रहा है, उसके जहन में क्या ख्याल आया, क्या वो चाह रहा है, एक नया रो बनाना चाह रहा है। कौन सा नया रो? रो 2। और रो 2 में उसने क्या ऐड कर दिया? रो 3। लेकिन रो 3 में 2 मल्टीप्लाई करने के बाद उसने ऐड किया। अब इसे देखते हैं हम लोग, लिखें कैसे ये। तो जो भी मल्टीप्लाई किया गया और जो बनाया गया उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला रो कुछ चेंज होगा? हाँ, पहला रो में कुछ चेंज करना है? नहीं, क्यों करेंगे भाई, उसने तो रो 2 को चेंज किया ना। तो रो 1 को वैसे ही रहने दो, ए बी सी। रो 2 को क्या लिखोगे तुम? देखो, रो 2 को तुम लिखोगे p प्लस 2x, ठीक है ना, q प्लस 2y, ये भी ठीक है, और r प्लस 2z, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं।
रो थ्री को कुछ करना है नहीं करना है, क्योंकि उसने तो रो टू बनाया है, तो रो थ्री को भी वैसे रहने देते कि एक्स वाई और जेड। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने ऐसा किया, क्या ऐसा करना ठीक है? तो जवाब है बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए यहाँ पास हो गए हम लोगों ने। अब ये सवाल उठता है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, क्या वो ए के बराबर होगा या कुछ और होगा? तो जवाब सुनिए, जवाब ये है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, वो भी ए होगा। ठीक समझ में आई बात कि आपने क्या किया, एक नया रो तैयार किया, कैसे? किसी दूसरे रो में कुछ नंबर मल्टीप्लाई किया और फिर उसे ला करके वहां दूसरे रो में ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे रो थ्री में हम लोगों ने 2 मल्टीप्लाई किया और उसे रो टू में लाकर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सवाल एक ये भी, तो इसका जवाब क्या है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ये आप लोग याद रखना। दूसरी बात कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये सीखा कि हम लोग 2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 से बाहर में डिवाइड भी करना पड़ेगा, कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड क्यों नहीं किया? बच्चों इसे कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो आप लोगों ने 2 को कहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है शायद रो थ्री में। तो अगर रो थ्री में आप 2 दिखाओगे तो इसे, अगर रो थ्री में 2 दिखाते हैं, चलो दिखा देते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको 1/2 दिखाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर आप 2 दिखा नहीं रहे हो, इस 2 को यहाँ पर नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो फिर मतलब क्या हुआ, ये 2 कहाँ गया? इस 2 को हम लोगों ने कॉमन लेके यहाँ लाया और फिर इसे कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब कि अगर हम लोगों का मकसद सिर्फ ये है कि किसी रो टू के वैल्यू को चेंज करना है, रो थ्री या रो वन के एलिमेंट से कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद, तो फिर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये काम, ये जो कुछ भी हम लोगों ने किया, ये अपने ख्यालों में सोच में कर सकते हैं। बस सोचना है कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तहरीर में देने की ज़रूरत नहीं है, बाय रिटर्न दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप रो थ्री को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, रो थ्री में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर क्या डिवाइड हो रहा है, ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ यूँ करो कि जो नया रो या जो भी नया कॉलम आप तैयार करना चाह रहे हो, जिस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो किसी रो में, तो उसे मल्टीप्लाई करके लाके आप रो टू में ऐड कर दो। रो थ्री में या रो वन में कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, तो 9 नंबर प्रॉपर्टी में देखो क्या है। ठीक है, इसमें ये सिंपल सी कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या है कि एक से बने दो, वही कहानी यहाँ पे चलने वाला है। इसी के मान लेते ये एक ए डिटर्मिनेंट है, ठीक, और इसमें कुछ एलिमेंट इस तरीके से दिया गया है पी क्यू आर, ठीक, ए प्लस एक्स, बी प्लस 1 और सी प्लस आर, सी प्लस आर दिया गया। और यहाँ ले लेते हम लोग एम एन ओ, ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है बच्चों। अब सवाल ये उठता है कि इस डिटर्मिनेंट को हम लोग करेंगे क्या? तो जवाब है कि हम लोग चाहते हैं कि इस डिटर्मिनेंट में जो हम लोगों को कॉलम 2 में दो एलिमेंट दिख रहे हैं ऐड के फॉर्म में, ये हम लोगों को ना दिखे, तो फिर ये हटाएंगे कैसे? तो जवाब है कि इसे हम लोग 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में दिखा सकते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और करने के बाद क्या होगा, कैसे दिखेगा, ये देखो। तो अगर आप इस 2 रो को इस कॉलम में 2 एलिमेंटों से सिंगल एलिमेंट में दिखाना चाहते हो तो किस तरीके से दिखाओगे, इसे ध्यान से आप पहले देखो। अगर आप पहले देख लोगे अच्छे से तो उसके बाद किसी और को दिखा सकते हो। पी क्यू आर, ए बी सी, एम एन और ओ, ये एक डिटर्मिनेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर डिटर्मिनेंट 1 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट पी क्यू आर, उसके बाद लिखते हैं हम लोग एक्स 1 और ये क्या था, आर था ना सर, आर, और एम एन ओ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने यूं किया कि यहाँ पर जो 2 एलिमेंट थे कॉलम 2 में, इन दोनों एलिमेंट को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। किस तरीके से अलग अलग किया कि
पहले एलिमेंट को एक डिटरमिनेंट में दिखा दिया गया और दूसरे एलिमेंट को दूसरे डिटरमिनेंट में दिखा दिया गया। तो क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। और ये दो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होने वाला है? वही होने वाला है जो पहले डिटरमिनेंट का है ए, मतलब इस पूरे को हम लोग ए का नाम दे सकते हैं। तो आई होप कि ये प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने समझा कि इसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉपर्टी को समझाने में ही काफी समय हो गया। प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम भी करना है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो कुछ भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में जो कुछ बताया गया, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया, उन सारे कंसेप्ट को अच्छे से नोट करो, बनाओ और पढ़ो। ठीक है, जब तक उसे अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करोगे, उसे अच्छे से नहीं समझोगे, तो फिर प्रॉब्लम को समझने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम लोग एक क्लास ऑफ करते हैं।